हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म में हम पढ़ रहे हैं हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी फेडरलिज्म को क्या फीचर्स है जो उसकी वजह से फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है और फेडरलिज्म को लोग पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले सेंटर स्टेट रिलेशंस, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इसका पिछला वाला पार्ट जो कि था हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो उस लिंग्विस्टिक स्टेट्स को हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। आई होप कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन। सेंटर यानी हमारी मेन अथॉरिटी जो पूरे कंट्री को रन करती है, और स्टेट जो हमारी जो डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स है इस कंट्री के, वो स्टेट। तो सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशन है और ये रिलेशन कब से स्टार्ट हुआ, किस तरह से आगे बढ़ा, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो थी हमारी उतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ आई होप कि आपको पता होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ जस्ट लाइक बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर को संभाल रही है, मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, उस टाइम तो वैसे कांग्रेस ही एक ओनली पार्टी थी और कुछ एक दो पार्टी थे, बहुत कम ही पॉलिटिकल पार्टीज थी। अब बहुत सारी बन रही हैं, अब तो 700 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इस पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने आगे वाले चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे एक चैप्टर, उसमें हम डिटेल वे में पढ़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो सेंटर पे जो पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है वही पॉलिटिकल पार्टी जो ज़्यादातर स्टेट्स में थे, वही पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट्स को भी रूल करती थी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि पूरी कंट्री पे कांग्रेस का राज्य चल रहा था। तो अब क्या होगा, जो स्टेट्स होंगे हमारे, जो जैसे लाइक फॉर एन एग्जांपल यूपी होगा, तो यूपी पे भी कांग्रेस ही राज कर रही है। तो ये क्या हुआ कि सेंटर पे भी वही पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट लेवल पर भी वही पॉलिटिकल पार्टी है। तो ऐसा काफ़ी टाइम तक चलता रहा। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी at the state level was different, the parties that rule at the center tries to undermine the power of the state. तब क्या हुआ कि जो अगर मान लेते हैं, जैसे कि हमने बोला कि यूपी में कांग्रेस रूल कर रही थी, मान लेते हैं कि यूपी में तो कांग्रेस रूल कर रही थी, मान लेते हैं महाराष्ट्र में जो है वो दूसरी बीएसपी पार्टी रूल कर रही थी। तो अब जो सेंटर पे जो कांग्रेस रूल कर रही है वो क्या करने की कोशिश करेगी कि वो बीएसपी को दबाने की कोशिश करेगी और अपने रूल्स उस पर डालना चाहेगी। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे भी हम जानते हैं वैसे भी ज़्यादा पावर होती है, तो वो स्टेट को जो है, जो दूसरी पार्टी को रूल कर रही है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्योंकि सेंटर पे जो मेन पार्टी है वो उसकी पार्टी का नहीं है। यानी जैसे यूपी का जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, किससे? महाराष्ट्र से ज़्यादा बेटर होगा, कि महाराष्ट्र में अलग पार्टी है और यूपी में अलग पार्टी है, और यूपी में जो पार्टी है वो पूरी सेंटर को जो संभाल रही है वो है। तो वो सेंटर वाली जो पार्टी रहती थी वो क्या करती थी, स्टेट्स को दबाने की कोशिश करती थी। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. तो क्या था उस टाइम पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या कोशिश करती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो उनके पास जो पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिलेगी, तो वो उस पावर का मिसयूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। कि जो वहाँ पे वो चाहते थे कि हमारी पार्टी जो है वो उस राज्य में जहाँ पे हमारी पार्टी नहीं है, जहाँ पे दूसरी पार्टी रूल कर रही है, वहाँ पे हमारी पार्टी रूल करे। तो वो ऐसा चाहते थे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का गलत इस्तेमाल भी करते थे। दिस अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरेशन। तो ये क्या करता था कि जो हमारे फेडरेशन, जो हमारी मेन, जो हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसको अंडरमाइन करता था। यानी अंडरमाइन यानी क्या, कि इसको नज़रअंदाज करता था। अब ये फेडरलिज्म का तो हम जानते हैं कि दोनों का जो पावर्स होती है वो डिवाइडेड होती है फेडरलिज्म में, पर ये जो क्या हुआ कि फेडरलिज्म में यहाँ पे क्या हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने सारी पावर लेना चाहती है। उसके पास सारी पावर है नहीं, पर वो सारी पावर्स लेना चाहती है। तो ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज हो जाता है एक तरीके से।
दिस अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म की स्पिरिट को नजरअंदाज करता है, हटाता है। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। 1990 के बाद, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1990 के बाद ये सारे जो मिसयूज़ हो रहे थे पावर के, ये मिसयूज़ जो है वो ठीक होने लगे। कब से? 1990 के बाद। वैसे भी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी खुशी तो यही बात की थी कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। हाँ भाई, हमारा देश आज़ाद हो गया, ये तो सबसे बड़ी खुशी थी। उसके बाद हमारे देश में जो है मोनार्ची सिस्टम हट गया था, डेमोक्रेसी आ गई थी। ये भी बहुत बड़ी बात हुई कि चलो मोनार्ची सिस्टम हट गया, ब्रिटिशर्स चले गए, डेमोक्रेसी आ गई। अब पीपल को तो और ऐसे ही बहुत सारे राइट्स मिल गए थे जो कि उनको ब्रिटिश रूल के दौरान नहीं मिलते थे, या बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो ये तो उनके लिए सबसे बड़ी बात थी कि डेमोक्रेसी आ गया है। तो अब जो है वो सभी को आने में टाइम भी लगता है, कि जैसे कि कोई भी चीज़ एक बार में तो होती नहीं है। तो 1940 से लेकर 1990 तक ये इसने जल्दी ही डेवलप किया, ये इसका लेट डेवलपमेंट नहीं हुआ एक तरह से हम बोले। हाँ, बोल सकते हैं कि 40 साल हो गए, 40 साल के बाद इस तरह का सब डेवलपमेंट अच्छा से होना स्टार्ट हुआ। लेकिन ये 40 साल भी बहुत ज़्यादा बोले तो एक तरीके से सही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया को बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पर ले गए थे, तो उसको उठने में भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और उसके बाद भी इंडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। तो 1990s के बाद ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो मिसयूज़ थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर ले रही थी, तो वो क्या हुआ, 1990s के बाद ठीक होना स्टार्ट हो गया। The period saw the rise of regional political parties in many states of the country। तो ये जो 1990s के बाद काफ़ी सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम क्या बात करें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है? जो कि एक रीजन में काम करती हैं। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में पढ़ेंगे कि कौन सी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी अपना क्या बोल सकते हैं, लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकती है सारे गवर्नमेंट पर। लेकिन काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज़ होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर अपना नहीं कर सकती है। तो उस तरह की रीजनल पार्टीज़ का काफ़ी ज़्यादा रीजनल पार्टीज़ बनने लगी थी 1990s के बाद। उसके पहले तो काफ़ी कम ही पार्टीज़ थी, जो कि हम जानते हैं सबसे मेन तो हमारा जानते हैं कांग्रेस थी। वो सिर्फ एक मात्र फेमस पार्टी थी। दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट। अब ये कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है? आप लोगों ने न्यूज़ में कई बार सुना होगा, जब आप इलेक्शंस की न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें आपको बताया जाता होगा कि गठबंधन की सरकार बनी, इसने इसके साथ गठबंधन कर लिया, कांग्रेस ने एसपी के साथ गठबंधन कर लिया, बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। तो 1990s के बाद काफ़ी सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी और कोलिएशन गवर्नमेंट भी बननी स्टार्ट हुई। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या? गठबंधन होना स्टार्ट हुए। अब गठबंधन क्यों होता है? गठबंधन पहले समझ लेते हैं गठबंधन क्या होता है। जब दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है तो उसे कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार। जब दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है तो उसे कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। तो कोलिएशन गवर्नमेंट का राइज कब हुआ? 1990s के बाद। तो कोलिएशन गवर्नमेंट का राइज हुआ 1990s के बाद। तो कोलिएशन गवर्नमेंट में अब क्या थी कि जैसे कि मान लेते हैं कि जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसको सरकार बनाने के लिए चाहिए थे, मान लेते 100 वोट्स चाहिए थे, और उसे मिले कितने? उसे मिले 80 वोट्स, ठीक है। और जो हमारी बीएसपी थी उसको मिले 20 वोट्स। तो अब क्या बीएसपी तो सरकार बना नहीं पाएगी, उसके पास तो बहुत ही कम वोट्स है 100 से। पर कांग्रेस जिसके पास 80 वोट्स है और उसे 100 चाहिए, उसे 20 की ही कमी है, तो वो क्या करेगी? बीएसपी से कोलिएशन कर लेगी और बीएसपी के वोट्स भी जो है वो कांग्रेस के वोट में आके मिल जाएंगे और फिर कोलिएशन की गवर्नमेंट हमारी बन जाएगी, जो कि हमारी किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के ज़्यादा वोट्स थे। तो कांग्रेस की हमारी क्या बन जाएगी? कोलिएशन गवर्नमेंट। किसके साथ? बीएसपी के साथ। ये थी हमारी कोलिएशन गवर्नमेंट। इसको हम डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसके बाद सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो अब क्या होगा कि नो सिंगल पार्टी, एक भी सिंगल पार्टी जो है वो क्लियर मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी। किसमें? लोकसभा में। अगर मान लेते लोकसभा में कोई क्लियर मेजॉरिटी जिसको नहीं मिलती, जैसे हमने बोला भी कांग्रेस को मान लेते 100 वोट्स की जरूरत थी, उसे 80 वोट्स ही मिले। तो अब जैसे नहीं मिलता है तो वो दूसरे पार्टी से क्या करेगी? कोलिएशन कर लेगी, अलायंस में आ जाएगी। अलायंस यानी वही गठबंधन, समझौता कर लेगी, साथ मिल जाएगी और अपनी गवर्नमेंट क्या करेगी? बना लेगी।
तो ये था हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो ये भी इस फेडरलिज्म का ही टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।